कि ईरान इजराइल के बीच जारी संघर्ष में अमेरिका की एंट्री के बाद से अब ईरान और अमेरिका में जुबानी जंग शुरू हो गई है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि पश्चिम एशिया में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने अब ईरानी सेना के निशाने पर होंगे। ये बयान अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों के बाद सामने आया है, जिसमें अमेरिका ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने का दावा किया था। इन हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में गंभीर चिंता जताई जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम से पश्चिम एशिया में हालात और बिगड़ सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने अमेरिका को धमकी देते हुए जारी संघर्ष से दूर रहने की चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हमलों को लेकर कहा है कि अमेरिका को भी इन हमलों का करारा जवाब मिलेगा। इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के करमानशाह फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने अमेरिका की सेना की भी जमकर तारीफ की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि हालांकि सत्ता परिवर्तन शब्द का प्रयोग करना राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन यदि वर्तमान ईरानी शासन इसे फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होगा। राजदूत ने अमेरिका पर एनपीटी का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वहीं अमेरिका की कार्यवाहक प्रतिनिधि ने कहा कि ईरान ने बातचीत की प्रक्रिया को लगातार बाधित किया है और वो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन गया है। इजरायल के स्थायी प्रतिनिधि ने भी ईरान पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो कूटनीति का दिखावा कर रहा है, जबकि वो मिसाइल निर्माण और यूरेनियम संवर्धन जैसे कार्यों में लगा हुआ है। साथ ही साथ रूस के प्रतिनिधि ने अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका का यह हमला वैश्विक नियमों के कि वे ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक आपातकालीन बैठक बुला रहे हैं। यूरोपीय संघ की विदेश मामलों की परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज ब्रसेल्स में आयोजित होगी। बैठक में इजराइल ईरान संघर्ष, रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा परिषद चीन से संबंधित नीतियों और यूरोपीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा करेगी। माना जा रहा है कि मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए ये बैठक सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली की जरूरत पर बल दिया था। पीएम ने तत्काल तनाव को कम करने का आह्वान दोहराते हुए संवाद और कूटनीति का रास्ता बंद करने के फैसले से दुनिया के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। वैश्विक तेल व्यापार के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ईरान के नियंत्रण वाले इस प्रमुख समुद्री तेल मार्ग के जरिए खाड़ी देशों से दुनिया भर को तेल की सप्लाई होती है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया का 26% जो कच्चा तेल है उसका व्यापार इसी
स्थान पर 21 मील चौड़ा है। इसके दोनों दिशाओं में 2 मील चौड़ी 2 शिपिंग लेन है जहां ईरान रोक लगा सकता है। यह होर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। अगर ईरान यह कदम उठाता है तो फिर कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार इजाफा देखने को मिलेगा। तो बेहद अहम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट में यह शामिल है। तो पश्चिम एशिया में लगातार बिगड़ती भू राजनीतिक स्थिति के बीच diversified the sources of supply, and out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels from नहीं आया क्योंकि उनका कहना था कि इजराइल जब तक हमले बंद नहीं करेगा तब तक वो वार्ता के टेबल पे नहीं आएंगे। इस बीच यूरोपियन यूनियन के साथ बात की उन्होंने E3 के साथ, और E3 के साथ भी बातचीत करने में कोई नतीजा नहीं निकला, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं निकल रहा है जिसके कारण ईरान और यूरोपियन यूनियन या अमेरिका एक साथ बैठ करके इस मसले पर विचार कर सके। और इसमें चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक समय दे दिया था 2 सप्ताह का, तो लोगों को लगा कि 2 सप्ताह में मामला हो सकता है ईज हो। लेकिन इस बीच में एक रणनीतिक टैक्टिकल स्टेप लेते हुए अमेरिका ने जब हमला किया तो यह निश्चित तौर पर ईरान के लिए हतप्रभ होने की स्थिति थी कि उन्होंने इस बात का अंदाज नहीं लगाया था कि इस तरह के हमले हो सकते हैं अचानक मिडवे। अब ईरान के सामने निश्चित तौर पे ये स्थिति है कि उनके सामने रिटेलिएशन का ही एक तरीका बचा हुआ है, क्योंकि देखिए रिटेलिएशन की कोई सीमा नहीं होती, आप रिटेलिएट करते रह सकते हैं और आगे वाला जो है वो कदम उठाते रह सकता है। उनकी जो यूरोप और अमेरिका की जो एकमात्र उनका लक्ष्य है वो है कि ईरान को डीन्यूक्लियराइज करना। ये मामला सिर्फ यही नहीं है कि परमाणु हथियार वो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, उनका जो मामला लगता है कि वो चाहते हैं कि ईरान पूरी तरह से न्यूक्लियर किसी भी एक्टिविटी से निकल जाए, और इसीलिए ईरान किसी भी तरीके से अपने कुछ भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को बचाने की कोशिशों में लगा हुआ है। अखिलेश, अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने जैसा ही कहा कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में नहीं है, हमारा मकसद जो है सिर्फ परमाणु ठिकानों को नष्ट करना था। हमारा मानना है कि हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया है, लेकिन ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद खाड़ी के जो देश है उनमें लगातार हलचल मची हुई है कि क्या अमेरिका मध्य पूर्व में एक और युद्ध में घसीटा जा रहा है, क्या अमेरिका अभी और भी हमले कर सकता है? देखिए, यह निश्चित तौर पे अमेरिका ने इस बात की कोई आखिरी बात नहीं कही है कि वो कोई और हमले नहीं करेगा। यह बिल्कुल ईरान पे निर्भर करता है कि ईरान किस तरह का स्टेप लेता है।
जिस तरह से ईरान ने धमकी दी है कि वो उस एयरबेस पर भी हमले करेगा जहां से अमेरिका के जो विमान आए थे जो ईरान के परमाणु साइट्स पे हमले किए हैं, उन एयरबेसों पर भी हमला करेगा। मतलब है कि ईरान अगर लड़ाई का दायरा ज्यादा बढ़ाता है और ईरान रिटेलिएशन में अगर अमेरिकी एयरबेस या अमेरिकी बेस पर भी हमला करता है, जैसा कि ईरान ने कहा कि अब अमेरिका का हर सोल्जर हमारा टारगेट है और अमेरिका का हर नागरिक हमारा टारगेट है, तो अगर इस तरह की कार्रवाइयों में ईरान जाएगा तो निश्चित तौर पे अमेरिका फिर से हमले करेगा। क्योंकि अमेरिका एक बार जब कोई पूरा इतिहास गवाह है कि अमेरिका एक बार जब कोई स्टेप लेता है तो उसके सारे फॉल आउट सोच के और उसकी एक लंबी प्लानिंग होती है, उस लंबी प्लानिंग के तहत वो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी इस तरीके से करके करते हैं। तो एक प्लान ए उन्होंने किया कि इजराइल ने हमले किए, और दूसरा प्लान भी दूसरा था कि उन्होंने कहा कि नहीं अब हम भी हमले करेंगे। अब उसके बाद अगला स्टेप होगा ईरान पे निर्भर करता है। अगर ईरान इस समय वार्ता के टेबल पे आकर अपने पूरे न्यूक्लियर साइट्स की जानकारी देता है, पूरे न्यूक्लियर गतिविधियों को एक सीमा के अंदर लाने की कोशिश करता है, जो कि विवादास्पद है कि अमेरिका मानेगा एक सीमा के अंदर लाने के लिए। उम्मीद ये की जा रही है कि अमेरिका कहेगा कि पूरी तरह से आप डी न्यूक्लियराइज होइए, कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी नहीं करिए। तो इन सारी बातें हैं जिसको कि ईरान को अभी ध्यान में रखना होगा। लेकिन निश्चित तौर पे ईरान अगर कोई बदले की कार्रवाई अमेरिकन बेस पे करता है तो निश्चित तौर पे अमेरिका उसका रिटेलिएट करेगा। जो सूचनाएं हमारे पास है। अखिलेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो भी जुड़ गए हैं। विशाल, ईरान ने स्ट्रेट होर्मुज को बंद करने की मंजूरी दे दी है ईरानी संसद ने। सवाल यह है कि अगर स्ट्रेट होर्मुज बंद होता है तो इसका दुनिया पर क्या कुछ असर पड़ेगा, क्या कुछ भारत भी प्रभावित होता हुआ नजर आएगा? देखिए शैला, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जो जैसे कि आपने दर्शकों को बताया कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है ये, और अमेरिका का जो 5th फ्लीट है वो बहरीन में तैनात है। अमेरिका की पूरी नज़र है कि अगर ईरान इसको ब्लॉक करता है तो वो उस पर अटैक कर सकता है। उधर ईरान की स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि जैसे ही वो इसको ब्लॉक करेगा तो यहाँ से गुजरने वाले जो जहाज हैं उन पर हमला हो सकता है, और जो पूरा ऑयल मार्केट है, खास तौर से खाड़ी का जो ऑयल मार्केट है, उस पर असर पड़ सकता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम सी बोर्न ऑयल फ्लो की बात करते हैं या ऑयल एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो ये पूरा दुनिया का 1/4 है, और अगर नेचुरल गैस की बात करते हैं तो 1/5 इसका ज़्यादातर हिस्सा एशियन मार्केट्स में जाता है, जिसमें चीन और भारत भी शामिल है। लेकिन अमेरिका ने पहले ही चीन को बोल दिया है कि आप ईरान को समझाइए कि इसको ना रोके, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर ये रुकता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी लड़खड़ा सकती है। भारत ने इसकी तैयारी कर ली। आपने सुना हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा है कि हम पहले से तैयार हैं, क्योंकि इंडिया ने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहले ही ये 2 ऑल्टरनेटिव रूट्स खोज लिए थे, क्योंकि रूस, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका यानी कि ब्राजील जिसमें शामिल है, ये सारे देश हैं जहां से ये सारे इलाके हैं जहां से भारत ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है। क्योंकि हमारे जैसे मंत्री ने बताया कि हमारे पास अभी 4 वीक्स का स्टॉक अभी बाकी है, बल्कि ये कहा जा रहा है विशाल कि कई महीनों का स्टॉक बाकी है अगर देखा जाए तो किस प्रकार से और कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहां कहां से जो है भारत को तेल की आपूर्ति हो सकती है, या भारत ने ऑलरेडी वो सोर्सेज बनाए हुए हैं? देखिए शैला, जो हमारे मिनिस्टर ने बताया कि हमारे पास कुछ कंपनियां हैं जिनके पास 25 दिन का और कुछ कंपनियों के पास कुछ हफ्तों का स्टॉक अभी रिजर्व है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हम पहले ही हमने अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढ लिए थे, जिसमें रूस शामिल है, अमेरिका है, अफ्रीका है और दक्षिणी अमेरिकी देश जिसमें ब्राजील भी शामिल है, वहां से हम ऑलरेडी ऑयल ले रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अगर यहाँ पर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रुकता है तो चाइना जो उसका मेन इंपोर्टर है ईरान का, क्योंकि ईरान पे सैंक्शंस लगा रखे हैं अमेरिका ने, अगर चाइना को वहां से तेल मिलने में दिक्कत आती है तो चाइना ऑल्टरनेटिव रूट्स पे जाएगा, और इससे ऑयल प्राइसेस पे जो है फ्यूल प्राइसेस पे असर पड़ेगा, फ्लक्चुएट होंगे। तो ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया इससे अफेक्ट नहीं होगी, जरूर होगी, क्योंकि ऑयल प्राइसेस एकदम से ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि गल्फ से जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1/4 जो है वो कच्चा तेल निकलता है अगर हम समुद्री रास्ते की बात करें तो, और 1/5 जो है वो नेचुरल गैस इसी रास्ते से आती है। लेकिन इसमें और देश भी शामिल है, जिसमें ओमान है, सऊदी अरब है और बाकी देश भी हैं। तो हो सकता है वो ईरान पे दबाव बनाए। लेकिन जैसे कि अखिलेश बता रहे हैं कि अगर ईरान अपने आप को रिटेलिएट करेगा, क्योंकि उसको करना पड़ेगा, अगर अमेरिका लगातार दबाव बनाता रहेगा तो अमेरिका का 5th फ्लीट ऑलरेडी ओमान बहरीन के अंदर तैनात है, तो उसमें ये हो सकता है कि वो इस स्ट्रेट को
ब्लॉक कर दे। ऐसी स्थिति में भारत ने ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस की बात करते हैं तो उसमें जबरदस्त उछाल आने का खतरा है। बिल्कुल जबरदस्त उछाल आने का खतरा है। आप बने रहिए हमारे साथ। अखिलेश सुमन भी मौजूद हैं। अखिलेश, ईरान इजराइल में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उसके बाद जो है बैठकों का दौर लगातार जारी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी आपातकालीन बैठक हुई, तो वहीं IAEA भी आज एक इमरजेंसी मीटिंग करेगा। बेहद महत्वपूर्ण रहेगी ये मीटिंग भी। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे IAEA की मीटिंग निश्चित तौर पे काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये IAEA की रिपोर्ट ही थी जिसने इजराइल को प्रोवोक किया कि वो हमले करे। IAEA की जब रिपोर्ट आई, उसमें मेजॉरिटी से बोर्ड मीटिंग में इस बात का फैसला लिया गया और रिजोल्यूशन लिया गया कि ईरान बिल्कुल परमाणु हथियार बनाने के करीब है। और इसके बाद ही इजराइल ने हमले किए शुरू कर दिए ईरान के ऊपर, और इजराइल ने बयान दिया कि IAEA की रिपोर्ट के आधार पे हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने और प्राप्त करने की घोषणा कर देता है तो उसके बाद फिर इजराइल के लिए खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो उसके बाद IAEA लगातार इस बात पे नजर बनाए हुए है, और IAEA ईरान के अंदर क्या क्या क्षति हुई है, पहले हालांकि इजराइल ने जब पहले हमले किए थे ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे, तो IAEA ने कहा था कि रेडिएशन नहीं हुआ है। अब जब 3 इन बड़े जो न्यूक्लियर साइट से ईरान के वहां पे हमले किए गए अमेरिका की तरफ से, उसके बाद IAEA की क्या धारणा है, रेडिएशन हुआ है कि नहीं हुआ है। हालांकि पड़ोसी देश सऊदी अरब का कहना है कि रेडिएशन की कोई स्थिति नहीं बनी है, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन IAEA की जब इमरजेंसी मीटिंग होगी, उसमें चूंकि एक्सपर्ट रहते हैं, वो पूरे परमाणु जो शांति या शांतिपूर्ण परमाणु तैयारियों पर ही निगरानी रहती है, तो निश्चित तौर पर IAEA की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, और कह सकते हैं कि आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबको पता चलेगा कि अगर अमेरिका ने जो ये हमले 3 जगहों पे किए हैं, उसका असर क्या हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर रेडिएशन होता है तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, वहां के जो एरियाज हैं वहां पे रहने वाले लोगों के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हाँ, देखिए, रेडिएशन होता है तो रेडिएशन हमने देखा है कि रेडिएशन अगर पहले चेरनोबिल में एक बार हुआ था, रूस के जो परमाणु संयंत्र थे वहां पे रेडिएशन से लोगों को खतरा हुआ था, परमाणु संयंत्र से लीक हुआ था। उसके पहले आपको याद होगा कि इतिहास में हिरोशिमा नागासाकी में जब परमाणु बम गिराया गया था, उससे रेडिएशन हुआ था। लेकिन परमाणु संयंत्र पे कोई हमले होते हैं और उससे रेडिएशन किस तरीके का निकलता है, यह एक नई बात है जो पूरी दुनिया को देखनी है कि परमाणु संयंत्र जो होता है, जहां परमाणु सारी तैयारियां होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, तो वहां काफी सुरक्षा के उपाय किए जाते हैं। और वो सुरक्षा के उपाय कितने कारगर हुए हैं वो IAEA को देखना होगा, और IAEA संभवतः इस बात की जांच की होगी IAEA ने प्राथमिक तौर पे कि क्या उसका असर पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पे अगर रेडिएशन होता है तो वो रेडिएशन उस पूरे इलाके के लोगों को कई तरह की क्षति पहुंचा सकता है। जो मानवीय क्षति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कई बार वो शॉर्ट टर्म होता है, कई बार लॉन्ग टर्म होता है। मान लीजिए कि अभी 2-3 दिन में शॉर्ट टर्म में कुछ पता नहीं चल रहा है कि लॉन्ग टर्म इसका इंपैक्ट क्या होगा, इस पर भी निगरानी रखनी होगी और इस पर जानकारी लेनी होगी। उसका क्या एंटीडोट हो सकता है, किस तरीके से अगर थोड़ा सा भी रेडिएशन हुआ है तो उसका क्या एंटीडोट हो सकता है, क्या उसकी दवाइयां हो सकती है, क्या उसका परिणाम हो सकता है। ये सारी चीजों की जानकारी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि दुनिया पे एक खतरा बन रहेगा, क्योंकि अगर लीक थोड़ा सा भी हुआ है, अगर लीक बढ़ता जाएगा तो निश्चित तौर पे एक पूरे मध्य पूर्व को युद्ध के अलावा एक नई परिस्थिति में डाल देगा। हमारे साथ विशाल, आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि ये हमारे मंत्री ने भी कहा, हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास कई सप्ताह का तेल भंडार है, कई मार्गों से आपूर्ति प्राप्त हो रही है। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे, हमारे दर्शक अगर समझना चाहें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर इतना ज्यादा अहम क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को समझना चाहेंगे तो हम उसको इंडियन पर्सपेक्टिव से समझना जरूरी होगा। इंडिया में 5 मिलियन बैरल्स का डेली का कंजम्पशन होता है, उसमें से 2 मिलियन बैरल्स इसी रास्ते से आता है। जरूरी नहीं है कि हम वो ईरान से ले रहे हैं, लेकिन इस रास्ते से ओमान और खाड़ी के जो तमाम देश हैं वो जुड़े हुए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जो गल्फ ऑफ पर्शिया और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। तो अगर ये इंपॉर्टेंट रूट जो है वो ईरान अगर ब्लॉक कर देता है
तो उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट रूट है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को ये जोड़ता है, और इसका जो नैरोएस्ट पॉइंट है वो 33 मील का है। लेकिन अगर हम शिपिंग लेन की बात करते हैं तो सिर्फ 33 तो वो 3 किलोमीटर्स की होती है। तो इसके अंदर अगर यहाँ से जहाज गुजरते हैं और ईरान उन पर हमला करता है, अलग अलग तरीके से हमले हो सकते हैं। इसमें साइबर अटैक हो सकता है, इसमें वो अपने तोपों से हमला कर सकते हैं, अपनी नेवी से हमला कर सकते हैं। तो ये पूरा ट्रेडिंग रूट जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो तेल तो यहां से निकलता ही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 2025 के हम आंकड़ों की बात करें तो करीब 1/4 का जो कच्चा तेल है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है। और अगर हम गैस की बात करते हैं, नेचुरल गैस की बात करते हैं, तो 1/5 ऑफ वर्ल्ड गैस इधर से ही होकर गुजरती है, जिसके लार्जर कंज्यूमर जो है वो चीन जैसे देश है। इसलिए अमेरिका ने चीन से कहा है कि आप इंटरवीन करो। अगर चाइना फेल होता है तो चाइना का अपना नुकसान होगा, क्योंकि चाइना सैंक्शंस लगे हुए हैं हमारे बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है स्ट्रेट हॉर्मुज़। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से